अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज इस जो मैं वीलॉग करने वाला हूँ उसमें आपके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ खबरें इस तरह की हैं कि जो फिर से हालात हाज़रा के ऊपर कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसमें मैं पहला तो बात करूँगा बिलावल ज़रदारी के बयान पर, जिससे नज़र आ रहा है कि ये नया ब्लॉग बना था PDM, उसमें दरारें पड़ गई हैं, टूट रहा है। और दूसरी बात जहांगीर तरीन की वापसी, कि वो अब इस मुल्क के लिए क्या कोई अच्छा पैगाम ला रहा है या नहीं। तीसरा बात करूँगा कि जो यहूदी लॉबीज़ दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब और ज़्यादा सरगर्म अमल हो रही हैं, जिसमें इमरान खान को डायरेक्ट धमकियाँ मिल रही हैं। और चौथा टॉपिक होगा हमारा अमेरिकी इलेक्शन। तो दोस्तों, मैं बात शुरू करता हूँ बिलावल ज़रदारी के बयान से और आपको सुनाता हूँ कि वो क्या कह रहा है। लीजिए सुनिए। नवाज शरीफ अपना तरीके से बात कर सकता है, वो उसका हक है। मैं अपना तरीके से, हम 3 नस्लों से ये जदोजहद लड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि कैसे लड़ा जाता है अपना पार्टी के लिहाज से, मैं उस लिहाज से पहला दिन से लगा हुआ हूँ और आगे भी रुकूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, लगा रहूं। जहां तक ये नाम लेने की बात है, मैं समझता बहुत सी ज़रूरी है और ऐसे ही हुआ होगा कि मियाँ साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ एंड उसको वो प्रूफ पे इस किस्म के ही इल्ज़ामात आगे लेके आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं ये स्ट्रैटेजी खुद अपना जमात के लिए नहीं अपनाता। जहाँ तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी 3 टाइम वज़ीर आज़म रहा है। आई एम श्योर ही वुडंट हैव टेकन नेम्स without having absolute and solid evidence. This is not something you throw out in or thrash out in jalsas without having absolute proof. Now there's a slight difficulty. आपने सुना कि वो अब जिस तरह से बात कर रहा है नवाज शरीफ के बारे में और उसकी ये चहेती डाकू रानी मरियम के बारे में, जिसकी मैं तस्वीरें लगा रहा हूँ कि असल में इसकी शक्ल कैसी है और उसको प्लस्तर करवा के पाकिस्तानी अवाम के पैसे पर कैसी ये चमक दमक के 20-22 साल की लड़की बन के घूम रही है। अब इस तरह के धोखेबाज और झूठे लोगों की बात को सुने कि ठग हैं, ठग अपनी हालत बदलते हैं लोगों को ठगने के लिए। क्या हम लोग इतनी उल्लू हैं कि हम ठगे जाएं और बार बार ठगे जाएं इनसे, कि ये अपने अब तो ये बहरूपिये बन गए हैं। ठग बहरूपिये कितनी डीप और ख़तरनाक किस्म की ये साजिशें कर रहे हैं। अवाम को ऐसे समझ रहे हैं जैसे अवाम को पता ही नहीं है, वो ख़त्म हो गए हैं, ज़हनी तौर पर रिटार्डेड हैं। ज़ाहिर है जो पटवारी अपने आप को रो रहे थे इसके अयाज सादक की बातों के बाद मीडिया पे आके मुख्तलिफ जगहों पे, इस तरह के लोग अब ये नौजवान, उनको समझ होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में कि हम पाकिस्तानी हैं, हम गरीब लोग एक उम्मीद पे ज़िंदा रह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बदलें, हमारे हालात बदलें, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके बने, हम अपने बच्चों को अच्छा रोज़गार मुस्तकबिल दे सकें। लेकिन ये ठग आते हैं भेस बदल के और हमारे सादा लोगों को, कब सादा लोग तो ख़त्म, बेवकूफ़ी की हद तक बढ़ गई हर बात, और दिखा के चले जाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, आप ही खुद पावर में आते हैं, फिर इनके दौरे दुनिया के और याशियाँ राडो घड़ियाँ और पता नहीं किस किस तरीके से ये लूटते हैं। चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो ये सारा एक टोला, राना सनाउल्लाह, या सादिक और ये ज़रदारी फैमिली, डाकुओं के सबसे बड़े सरदार, जिन्होंने आपस में वो क्या मुआहदा किया था बेनज़ीर के साथ मिलके और फिर उसको मरवा के बेनज़ीर को खुद ये डाकू सरदार, क्या नाम है इसका, ज़रदारी प्रेसिडेंट बन के जो उसने लूटा है 5 साल। कहाँ से कहाँ तक जाती है कहानी। फिर अदारों पे आके तान टूटती है कि गरीब आदमी कहीं से सड़क गलत जगह से क्रॉस कर ले, उसको पकड़ के डांटना और मारना शुरू कर देते हैं। और ये हर चीज़ तोड़ के लिए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालतों को धमकियां दे रहा है और ये नैब पे हमले कर रहे हैं, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाया जा रहा। हल्का 2 के मेरे बासियों, हम अपनी पाकिस्तानी फ़ौज की बहुत दिल से कदर करते हैं।
बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल उनका नाम भी आता है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए, मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त दोबारा आपने शुरू करवाई, जवाब आपको ही देना पड़ेगा बाजवा साहब। हम अपनी पाकिस्तानी फौज की बहुत दिल से कदर करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। हल्का 2 के मेरे बासियों, अगर शेर पे ठप्पा लगाओगे तो याद रखना नवाज शरीफ साहब 70 लाख पाउंड मालियत के 4 पुरतायुश फ्लैट्स के मालिक हैं। नवाज शरीफ की 4 ऑफशोर कंपनियां थी जिन्हें पार्क लेन लंदन के फ्लैट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। उनका खानदान गैर कानूनी पैसे से बरतानिया में 21 जायदादें बना चुका है। नवाज शरीफ साहब ने 2 दफा की वजारत उज़्मा में $418 मिलियन के माली फायदे हासिल किए। अपने पहले दौर में सिर्फ एक ठेके में $160 मिलियन अपनी जेब में डाले। वोट देते वक्त एक ही चीज याद रखना, नैब के मुताबिक सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की अहलिया के बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। शहबाज शरीफ का 25 अरब का TD स्कैंडल पकड़ा गया। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक शहबाज शरीफ ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन की इमदाद में भी लाखों पाउंड की खुदबुद की। अगर आप शेर पे ठप्पा लगाओगे तो आप नवाज शरीफ जैसे उनके ऊपर मोहर लगाओगे। मैं स्टेज पर बैठी थी कि आपने सबसे ज्यादा 2 नारों को रिस्पॉन्ड किया। एक नारा था मरियम जहाँ मर्जी वो डाकू रानी है, उसकी ज़मानत पे घूम रही है। इस तरह की आज़ादी कहाँ होती है? किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। और ये बिलावल मैं क्या कह सकता हूँ, करप्शन के पैसों से ये पले बड़े हैं। इनकी सारी दौलत, इनकी हर चीज़ लूटी और डाके की है। और ये लोग बैठ के तनकीद करते हैं उन लोगों पर, गरीबों के हकूक़। असल में तो हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं हम लोगों को। ऐसे मीडिया पे इनकी अपनी टसल चल रही है कि मैं उजाड़ूंगा और मैं आके मेरा हक बनता है। जी, मैं नाना था मेरा वो जिसने मुल्क के 2 हिस्से किए थे, मेरा हक बनता है बाकी के हिस्से करने का। एक बंदा आके इनको रोक रहा है। सिर्फ आवाम को चाहिए कि उसका साथ दें, वरना अदारों ने जिस तरह आज तक गंद किया ना, वरना ये डाकू आ नहीं सकते थे आगे। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई मुहिब वतन नहीं है, हमारे अदारे मुहिब वतन है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती वो ब्लैकमेल होते हैं, उनकी वीडियोस बाहर जाके बनती हैं, उन क्या क्या करते हैं ये पावर में आने के बाद, और फिर ब्लैकमेल होते हैं। और कबाड़ा अवाम का और मुल्क का। और जो तो ये बिलावल के बयान के बाद मैं आपको अब ये बात करता हूँ जहांगीर की। जहांगीर तरीन साहब का तो यही चाह रहा है कि अब ये कोई जो इमरान खान को डर ही लगता है कि इमरान खान को जो उसके करीबी दोस्त है कुछ फौत हो गए, कुछ इस तरह के जो हैं उनको बाहर भगा दिया गया या उन पे इंक्वायरियाँ हुई, सब की अमल किसी पे नहीं हुआ, उसको और ही चक्रों में डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और जो उसके मुखलिस यार दोस्त हैं जो जिनकी वजह से किसी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके पाए का कोई और है या इसकी पार्टी में, लेकिन हमेशा इंसान मुखलिस दोस्तों और हमदर्दों की वजह से ही कामयाबियाँ इतने मुश्किल और इतने अहम पोजीशनों पे पहुंचता है, और उनको उससे दूर कर दिया गया। मुझे ये नहीं समझ आती, इमरान खान को नहीं पता चल रहा कि उसके इर्द गिर्द बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स, जैसे जहांगीर तरीन ने उस वक्त जिक्र किया था, क्या नाम है उसका, आज़म खान, उसकी साजिशों की वजह से सारे उसके जैसे डॉक्टर शाद मसूद को भी छतरौल कराई गई, और ये साजिशें इसको भी अब इस तरह से स्कैंडल बनाया गया और ख़बरें लगवाई गई। और एक तो कोalition गवर्नमेंट में चलो ठीक है, मजबूरी समझ आती है इमरान खान की, लेकिन इस तरह के कुछ वाक़यात हैं, मुझे परेशानी होती है कि उसको किस तरह अंधेरे में रखा जाता है। इमरान खान इतनी पावर में बैठे आदमी को इस तरह अंधेरे में रखा जाता है कि वो कुछ ऐसे लोगों से बदजन इस बुरे तरीके से हो जाता है कि वो उनके चुंगल में फंसना शुरू हो जाता है। और अल्लाह ताला उसकी मदद करे
جہانگیر ترین آ گیا، وہ کہہ رہا ہے میں اب کرشنگ شروع کرنے والا ہوں گنے کی، چاہے دوسرے جو مافیا ہے، شوگر مافیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں اس کے بھی کچھ بیان اور باتیں آپ کو دکھاتا اور سناتا ہوں، لیجیے سنیے۔ جنگی صاحب السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، آپ کا 7واں وطن واپسی ہوئی، کیا آپ فیس کریں گے سر جو الزامات لگے ہیں آپ کے جانے کے بعد جو اپوزیشن نے لگائے؟ دیکھیں، میں گیا تھا، میں بتا کے گیا تھا کہ میں علاج کرنے جا رہا ہوں، ہر سال جاتا ہوں، ہر سال پچھلے 7 سال، اور جیسے ختم ہوگا میں واپس آ جاؤں گا، میں واپس آ جاؤں گا۔ جی اپوزیشن کا کام ہے الزامات لگانا، میں ان کو کوئی نہ جواب دینا چاہتا ہوں، نہ میں ان سے جواب دینے کی ان کو بتاتے ہیں۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ کاروبار صاف اور شفاف ہے، اللہ کا بہت شکر۔ آپ نے سن لی اس کی باتیں، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آخری بات اس کی جو عمران خان کے بارے میں یو این کیا نام رکھا ہے انہوں نے اپنا ویب سائٹ کا، ایسے جیسے وہ یو این او سے ان کا کوئی تعلق ہے، انسانی حقوق کی یہودیوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہے، جس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ عمران خان کے خلاف باتیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دیکھیے کس طرح کی سازشیں دنیا میں ہو رہی ہے، اور وہ اکیلا لڑ رہا ہے سب کے ساتھ۔ اب امریکن الیکشن کے بارے میں بات کروں، اس کے پیچھے بھی یہودی ہیں سارے۔ ویسے تو اب نیا صدر آیا، مجھے تو خطرہ لگ رہا ہے ویسے کہ ٹرمپ ٹھیک ہے اپنے ایک طریقے سے چل رہا تھا، اس کا ہیں تو ان کے وہ ارادے، لیکن افغانستان میں مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ جو معاہدے کیے تھے بڑی مشکل سے پاکستانی گورنمنٹ نے، ان کے خلاف اب سازشیں شروع ہو جائیں گی پھر سے۔ اور یہ بائیڈن جو ہے نا، یہ کوئی اتنا اس معاملے میں جو ہے نا وہ پالیسی نہیں اختیار کرے گا۔ بہرحال اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن کتنی قربانیاں، کتنا خون بہے گا کہ جو افغانستان میں یہ CIA گھسا ہوا ہے، اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ اتنی تباہی کر دی ہے انہوں نے، اور بدزن افغانیوں کو پاکستان کے خلاف کر دیا گیا آہستہ آہستہ۔ انڈین لابی ہر جگہ پہ ان کے ساتھ مل کے، امریکنز کے ساتھ، امریکن پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں اب انڈین، ہر جگہ پہ دنیا کے بڑے بڑے اداروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری کوئی ان سے کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن حق اور سچ کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ ان کو تیل نکال دیا ہے پکڑ کے افغانستان میں، ان لوگوں کا عوام کا حشر نشر کر دیا، ان کو ہر طریقے سے تباہ برباد۔ اور پاکستان میں اگر پاکستان کی آرمی اس طرح نہ ہوتی، جس طرح کے ٹیررزم سے پاکستان بچا ہے، اب یہ پھر خطرہ ہے کہ کوئی نئی جنگوں کی بنیاد نہ بنا دیں۔ اب ادھر کشمیر کے اوپر تو مسئلہ چل رہا ہے، ادھر جو چائنا کے ساتھ سٹینڈ آف کیا ہوا ہے انڈیا نے، اب اس طرف بھی ڈر لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن خیر خیریت سے ہو جائیں، اور وہ سسٹم جو پاکستان ایک انڈیا کو ایک تھپڑ مار رہا ہے، وہ اس میں مارنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ بات تھی آج کی ویڈیو میں، باقی باتیں میں پھر آپ سے آئندہ کروں گا۔ خدا حافظ۔